हाँ, सो न्यूमेरिकल करते हैं। क्या बोल रहे हैं? कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस and Newton's law for a gravitational force between the two stationary point masses. Both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses respectively. हाँ, बात तो सही है। क्या बोल रहे हैं? इसको आधा कर दे क्या? क्या बोल रहे हैं कि कूलम्स लॉ जो है, कूलम लॉ कब लगता है? जब मेरे पास ऐसे दो ऐसे पॉइंट चार्जेस हैं, कूलम्स लॉ लगेगा। क्या लगेगा? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, विदाउट डायरेक्शन लिखा है। डन। और याद हो तो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 9, ओके, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का F लिख दे और इसको ग्रेविटेशनल फोर्स का Fg लिख दे। तो क्या था याद है? G मास m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। डन, ओके। तो ये बोल रहा है कि दोनों में जो उनके बीच का डिस्टेंस है, ये चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, ये मासेस के बीच का डिस्टेंस, उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स लगता है। तो हाँ, बात सही है, सही तो है। देखो, डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस का स्क्वायर और उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो सही बात है। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं? कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। अच्छा, मतलब हमें स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, उनका रेशियो निकाल के। मतलब हमें दो चार्जेस भी गिवन है, हमें दो मासेस भी गिवन है, और हमें क्या करना है? स्ट्रेंथ निकालनी है। मतलब कि Fe भी निकालना है और Fg भी निकालना है, दोनों निकालना है और उनका रेशियो लेना है। सिंपल, पहला क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स। कंपेयर करो ये दोनों की स्ट्रेंथ। कैसे कंपेयर करेंगे? बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो। मतलब Fe डिवाइड बाय Fg करो या Fg डिवाइड बाय Fe करो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। स्ट्रेंथ उसकी कंपेयर कर रहे हैं हम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। डन, समझ में आ गया? ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो फॉर्मूला था वो, ओके, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गिवन है क्या? क्या हुआ? हाँ, आगे मैं सोचा कि पहले एक डिस्कस कर लें। एक का ही दो पार्ट। अच्छा, एक का ही दो पार्ट है, तो मैग्नीट्यूड्स, उसमें पहला क्वेश्चन है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यस, तो मैं ये पढ़ के ही बोला कि हमें कैसे मालूम कि कौन सा है। तो वो बताया गया है कि एक चार्ज कौन है? प्रोटॉन, और दूसरा चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। डन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो अब पहला केस सॉल्व कर देना है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, उसके मासेस भी है, तो वो हमें रेशियो निकाल देना है। उसी में दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, दो प्रोटॉन के लिए ये सेम न्यूमेरिकल गिनो। डन, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला केस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का, तो Fe और दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0। डन, इनटू E का स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला क्या है? Q1 Q2 K इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/4πε0, वो तो लिखा हुआ है। अच्छा, अब दूसरा Q1 एंड Q2, वो तो दो चार्ज है, तो क्या बोल रहे हैं ये लोग कि किसके बीच का? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, हमें तो पता है चार्ज सेम होता है, सिर्फ माइनस होता है और प्लस होता है। होता कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन, दोनों पे सेम ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या E लिख दिया है? क्या E? एक E और एक दूसरा E। Q1 एक E और Q2 एक E। एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे मैं माइनस भी लगा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फोर्स कौन सा लगेगा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना। अनलाइक है ना, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो यहाँ पे माइनस साइन भी लगा दी। डिवाइड बाय R स्क्वायर, दैट्स इट। जो फॉर्मूला है उसी में वैल्यू पुट की, K की वैल्यू पुट की और Q1 Q2 की वैल्यू पुट की, दैट्स इट, वही किया। डन, आगे बढ़ते हैं। वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द फोर्स इज अट्रैक्टिव।
द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सेम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। अब क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स में, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर हम बोल देंगे mp और यहां पर हम बोल देंगे me। मास उनका लेना पड़ेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। सो अगेन वेयर नेगेटिव, ये तो गया ना, हाँ। तो अब क्या बोल रहे हैं कि द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो भी हम नेगेटिव ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा ही ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी रिपल्सिव होता है, तो वो तो हम क्या लेंगे माइनस जी। ओके, तो माइनस जी। अभी एमपी और एमई यहां पर वैल्यू गिवन होगी, यस है, बट तुम्हें याद रख लेनी है, याद रख लेना। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन का उससे भी कम है, तो वो कितना है? अब तुम सोचोगे सर 1.6 और 9, वो नहीं, ये देखो 10⁻⁻, ओके, सो 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन की कंपेयर में तो इलेक्ट्रॉन को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर सकते हैं? निग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि -27 और -31 कितने का डिफरेंस है? 10⁻⁻4 का। 10⁻⁻4 मतलब क्या? 0.0001। समझ में आया? इतना डिफरेंस आ जाएगा। तो भाई ये डिफरेंस का क्या करें? 0.0001 कितना छोटा है। तो प्रोटॉन की कंपेयर में इलेक्ट्रॉन को तो हम निग्लेक्ट ही कर सकते हैं, अभी करेंगे नहीं, लेकिन कर सकते हैं अगर करना हो तो। डन, ओके। सो लेकिन याद रख लेना, हमेशा गिवन नहीं होगा, तो याद रख लेना मास ऑफ प्रोटॉन, बोलो तो 1.6, प्रोटॉन 1.6। पहले तो इतना याद रख लो, प्रोटॉन में आएगा ज्यादा, मतलब ज्यादा इन द सेंस वो बिगर वैल्यू है तो 10⁻⁻27, और इलेक्ट्रॉन में आएगा 10⁻⁻31। अच्छा, प्रोटॉन के लिए मल्टीप्लाई में क्या था? 1.67, 66 और फिर कुछ था राउंड ऑफ करके 1.67, और इलेक्ट्रॉन के लिए 9.11, 911 याद रख लेना, 911। ओके, इलेक्ट्रॉन 911 जो हुआ था ना, पता है 911 को क्या हुआ था? 911 को क्या हुआ था पता है? 911 को अमेरिका में ओसामा बिन लादेन, सुना है? ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट थे, तो उन्होंने प्लान किया था, और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है अमेरिका में और उसके बाजू वाली भी बिल्डिंग, उसमें प्लेन को क्रैश करवा दिया था। पूरा मतलब सुसाइडल अटैक, डायरेक्टली प्लेन क्रैश करवा दिया था, बहुत लोग मर गए थे। ये अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था। अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में किसी ने इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक नहीं किया था, तो ये किया था 9/11 को। 9/11 मतलब क्या है? 9/11 मतलब हमारे जैसा 9/11 नहीं कि 9th ऑफ नवंबर, नहीं, उल्टा 11th ऑफ सितंबर, 11th ऑफ सितंबर, क्योंकि वहाँ डेट वैसे लिखते हैं, डेट एंड मंथ, डे और ईयर। हाँ, तो 9/11 तो याद रख लेना। 9/11 को अटैक किसने किया था? इलेक्ट्रॉन ने, वैसे याद रख लेना। तो 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, डन। तो ये याद रख लेना। अब ये याद रख लिया, अब क्या है? वैल्यू पुट करो, दैट्स इट। वेयर mp एंड me आर द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। अब अगर हम ये रेशियो निकालना है ना, तो रेशियो निकाले तो क्या होगा? देखो, अब तो पहले तो मैग्नीट्यूड की बात है, मैग्नीट्यूड की बात है, दोनों माइनस माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, वैसे भी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो भले दोनों माइनस माइनस हो या भले एक प्लस और एक माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, मैग्नीट्यूड तो प्लस ही होगा। डन, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो हम क्या करेंगे? Fe डिवाइडेड बाई Fg। तो Fe तो क्या था हमारा? 9 इंटू 10⁻⁹, अब ये सब बुक में नहीं है कुछ, 9 इंटू 10⁻⁹, ओके, इंटू E का स्क्वायर, E मतलब एक हमारा चार्ज, ओके, उसका स्क्वायर, तो क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उसका क्या हो गया? स्क्वायर, डिवाइडेड बाय Fe के डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है, और G के डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूं। और नीचे है G, तो G की वैल्यू याद रखना 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यही है क्या? कहाँ गया? मैं लिखी नहीं है इन्होंने, क्या बात कर? हाँ रे, सही में नहीं लिखी। को लगा जी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए।
नहीं, याद तो रखनी है तुम्हें, बट आई थॉट लिखनी चाहिए यार, पहले क्वेश्चन में भी नहीं दी। 1.67 9.11 बस इतना ही दिया है, नहीं दिया है भाई, नहीं दिया है। ओके, सो जी दैट इज इक्वल्स टू, अरे उन्होंने वैल्यू नहीं, वैल्यू पुट करके डायरेक्टली आंसर ही लिख दिया है, बट हमें तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? हमें तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, उन्होंने तो आंसर दे दिया है, बट हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? जी की वैल्यू उन्होंने गिवन नहीं है, तो ये मैंने जो लिखी हुई है वो ये है। हाँ, नहीं गिवन है, ओके, बट जो मैंने लिखी हुई है वही जी की वैल्यू है। कौन सी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। टू बी मोर श्योर, ओके, वी विल सर्च। सर हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1.6 और 9.1 ले सकते हैं। वन क्या क्या क्या? मास मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1.6 और 9.1 ले सकते हैं। बट उसका वो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 1.6 में आता है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्या क्या क्या? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 1.6 है, तो अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इजी पड़ जाएगा। वो तो इजी होगा, लेकिन वो साथ में लेना पड़ेगा 10⁻31 kg और 10⁻21 kg। वो मैंने किया, मैं कह रहा हूँ ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या 1.67 है, तो 6 ले सकते हैं ऐसा? हाँ हाँ हाँ, ले सकते हैं, तो इजी हो जाएगा। यस, ले सकते हैं। और 9.11 तो 9.1। ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैस आ गया, 6.67, ओह वेरी गुड, करेक्ट। 6.67 इंटू 10⁻11। डन? ओके, तो ये वैल्यू सही है, 6.67 इंटू 10⁻11। जी रख दिया आपने। अब क्या बाकी है? ये ऊपर वाला सब हो गया, नीचे में जी रख दिया। मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन हमने बोला, क्या बोला हमने? मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन है ज्यादा, तो है 1.67 लो या 6 लो, 1.6 इंटू 10⁻27, और इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 इंटू 10⁻31। ये केजी में है, ये केजी में है। यस 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 यस, डन। ये पूरा कैलकुलेशन अगर तुम करोगे तो आंसर क्या आएगा? दिस। डन? अंडरस्टूड? तो बुक के हिसाब से देखो, जब न्यूमेरिकल करने बैठो तो ऐसे पढ़ मत जाना न्यूमेरिकल्स, ये सब करना पड़ेगा हमें। ओके, अंडरस्टूड? तो ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि बुक के हिसाब से अच्छा वैल्यू पुट करनी है और ये आंसर आ जाएगा और हम आगे बढ़ गए। और फिर तुमने अगर किया नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई जी की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, और जब एग्जाम में करने बैठे हैं तो उन्होंने जी दिया नहीं और बुक ने भी नहीं दिया। तो एटलीस्ट अगर खुद करोगे, हम तो क्लास में करेंगे ही, लेकिन वैसे ही तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि भाई जी की वैल्यू याद रखनी है। ओके, अदरवाइज तो चलता ही जाएगा सब कुछ कि आता है आता है आता है, और फिर रुक जाएंगे। ओके, तो क्या है? देखो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय 6.6 डिवाइड बाय 10⁻6 कितना आया है? ओ एग्जैक्ट आया है, हमारा आंसर आया है कितना? 2.3698, बस इतना लिखते हैं यार, इंटू 10⁻39। क्या 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 कितना होता है? 54। चलो डन? आया समझ में? सारी वैल्यू पुट करते, देखो आर मैंने नहीं लिखा समझ के ही कि दोनों कट हो जाएगा, और वैसे गिवन भी नहीं है। ओके, हाँ चलो, सो सिंपल है। अब आंसर आ जाएगा। देखो हम
तुमने पढ़ा ही है ये नंबर, यहाँ से अगर निकालना है ये 5 से पढ़ लिया ना सब कुछ 11th में, 5 से बड़ा है तो यहाँ नंबर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.4। ओके, राउंडिंग ऑफ डन। ओके, नेक्स्ट इसमें दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन मतलब एक ही में दूसरा था, फॉर 2 प्रोटॉन्स। अच्छा, तो 2 प्रोटॉन के लिए क्या करेंगे, देखो 2 प्रोटॉन के लिए 9 × 10⁹ तो रहेगा, Q1 और Q2 भी रहेगा ही क्योंकि चार्ज तो वही है, तो ऊपर का तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। नीचे में क्या है G, वो तो रहेगा ही, फिर एक मास ऑफ प्रोटॉन है वो भी रहेगा, सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो है इसको हम कट कर देंगे और उसकी जगह वापस क्या लिख लेंगे, ये प्रोटॉन वाला 1.6 × 10⁻27, दैट्स इट। बाकी पूरा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया है ओके, उसमें हमने डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाई कर ले हम किससे मल्टीप्लाई कर ले, 9.11 × 10⁻31 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आंसर आया। अब हम डिवाइड करेंगे तो 1.6 से डिवाइड किया ओके, और डिवाइड किया 10⁻27। ओके, सो आया है आंसर एग्जैक्ट। ओके, तो सेकंड केस में हमारा आंसर मैं आगे जाने दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड केस में हमारा आंसर क्या आया है, 2 प्रोटॉन के लिए, 2 प्रोटॉन के लिए हमारा Fe/Fg का जो आंसर आया है दैट इज 1.349, 9 को हटाओ तो 35 कर दे रहा हूँ, 35 ओके इंटू 10⁻36 ये आया है। और राउंडिंग ऑफ करना हो तो 5 निकालना हो तो ऑड हो तो इवन कर देना है, इवन हो तो कुछ नहीं करना है, तो ऑड है तो इवन कर दे तो 1.4 × 10⁻36 दैट विल बी द आंसर। तो इनका आंसर 1.3 है तो फिर हम नहीं करेंगे भाई, ये आंसर लिख दो ओके, बट 1.4 करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने एग्जैक्ट जो हमारा आंसर है उसी की बात करें। ओके, सो 1.3 1.4 × 10⁻36 डन। अच्छा, आगे estimate the acceleration of the electron and proton due to the electrical force of their mutual attraction when they are 1 angstrom, that is ये भी याद रख लेना, कल बताया था मैंने 1 angstrom मतलब कितना, 10⁻10 मीटर अगर दूर हो तो। क्या बोल रहे हैं, अब इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल फोर्स मतलब सिर्फ हम क्या लेंगे, Fe की ही बात करेंगे, तो अब क्या आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। तो K है हमारा 9 × 10⁻9, Q1 क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो एक है इलेक्ट्रॉन एक है प्रोटॉन लेकिन चार्ज तो दोनों का सेम है, तो वापस 1.6 × 10⁻19 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम 10⁻10 मीटर अपार्ट, 1 एंगस्ट्रॉम ना, फॉर देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर दिस मच अपार्ट। डन। तो कहाँ गया मास, तो आया नहीं रे, इसमें कहाँ मास आएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स है ना तो नहीं आएगा मास। यस, ओके डन। तो ये हमारा क्या आएगा, Fe। तो आ जाएगा 1.6 × 1.6 × 10⁻9 × 10⁻19 है, हाँ 19 × 9 × 10⁻9 डन डिवाइड बाई 10⁻10। तो हमारा आंसर आया है 2.3 × 10⁻18 डन। हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आया है, 2.3 × 10⁻18। और अब क्या बोल रहे हैं कि एस्टिमेट देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन, नहीं, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। अच्छा, तो ये हमने कर लिया, अब बोल रहे हैं एक्सेलरेशन फाइंड करो। F इज इक्वल्स टू व्हाट, ma। F इज इक्वल्स टू व्हाट, ma। तो F इज इक्वल्स टू F की जगह मैं ma लिख दे रहा हूँ और ये ma को नीचे ले जा रहा हूँ, तो m यहाँ से गया और यहाँ आ गया। अब भाई किसका ले, किसका मास ले, तो जो बड़ा होगा उसका मास लेंगे ना, मैंने तो बोला ना उसका तो नेग्लिजिबल है, तो क्या ले लेंगे, प्रोटॉन का ले लो। ओके, तो प्रोटॉन का मास अगर हमने ले लिया तो दैट इज प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन मतलब क्या, 1.67, यस 1.67 डिवाइड में और माइनस 10⁻27 की। ओके, तो इतना खतरनाक आंसर आ रहा है।
कहाँ गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स गिना है ये तो इलेक्ट्रिकल फोर्स तो सही है हमारा 18 ना या 8, बताइए 8 आया रे 2.5 इंटू, नहीं कुछ गड़बड़ी की है, ओके अरे हाँ क्या गड़बड़ी की है इसलिए आंसर नहीं है, देखो 2.3 तो आगे आर स्क्वायर है तो ये 10⁻⁻10 और उसका क्या स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, रुको 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 इरेजर लाओ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, फिर से करते हैं 9 इंटू 10⁹9 ओके इंटू 1.6 इंटू 1.6 ओके इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19 डन, डिवाइडेड बाय 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻10। सर इनको नहीं होगा? नहीं ये नीचे है ना, ये आंसर डिवाइड बाय दिस, ये आंसर डिवाइड बाय दिस, वैसे वो पहले अगर तुम इंटू करो तो इंटू होगा नीचे वाला, तो द आंसर इज 2.3 इंटू 10⁻⁻8। ये नंबर तो वही है लेकिन माइनस वाला चेंज हो गया क्योंकि हमने माइनस वाला ही स्क्वायर किया है ना, तो -18 की जगह क्या आएगा, करने की जरूरत भी नहीं थी, -18 की जगह क्या आएगा -8, क्यों, क्योंकि ये एक था वो एक्स्ट्रा लिखा हमने जो पहले नहीं लिखा था, ये आंसर आया, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, m इंटू a। अब m नीचे जाएगा तो m नीचे जाएगा तो हमने देखो इन्होंने कौन सा लिया है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का लिया है, यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन m इज इक्वल्स टू a द एक्सीलरेशन दैट एन इलेक्ट्रॉन विल अंडरगो, वैसे लिखा है वन, इलेक्ट्रॉन विल अंडरगो तो इलेक्ट्रॉन का लिखो, प्रोटॉन विल अंडरगो तो प्रोटॉन के लिए लिखो, क्योंकि अट्रैक्शन तो दोनों को ही लगने वाला है, अट्रैक्शन को दोनों को ही लगने वाला है, और हमें ऐसा नहीं पूछा कि किसका ढूंढो, हमें तो बोला है कि एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो किसका भाई, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, तो उन्होंने अगर बोले कि भाई इलेक्ट्रॉन का तो नीचे लिख लेना है 9.11 इंटू 10⁻31, प्रोटॉन बोले तो लिख लेना है 1.67 इंटू 10⁻27, और जो आए दैट इज आंसर, लेकिन उन्होंने कुछ बोला होगा शायद, by proton electron is the same electrical force magnitude, okay, however the masses of electron proton are different, thus the magnitude of force is this, using the Newton's law this. Comparing this with the value of acceleration due to gravity, we can conclude that the effect of gravitational field is negligible on the motion of electron, it undergoes very large acceleration under the action of Coulomb force due to a proton, the value of ये रहा, दोनों फाइंड किया है तो हम भी दोनों फाइंड करेंगे, ओके तो जो हमने फाइंड किया है कहाँ किया है या नहीं किया, ये तो हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है, डिवाइडेड बाय अगर प्रोटॉन करे तो 1.67 ओके डिवाइडेड बाय 10⁻⁻27, सो 1.37 इंटू 10⁻⁹19, 1.37 मतलब करेक्ट है, तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, हमारा आंसर क्या आया है 1.37 इंटू 10⁻⁹19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट याद रखना, और 1.37 को हम लिख सकते हैं 1.4 इंटू 10⁻⁹19, ओके तो ये हमारा आंसर आया है, डन, और ये लेंगे तो ये आंसर आएगा, समझ में आ गया। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है, मतलब ये एक्सेलरेशन को अगर हम कंपेयर करें ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है 9.8, ग्रेविटेशनल एक्स mg जो हम लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो a क्या है और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो उसकी वैल्यू हम कितनी लेते हैं ग्रेविटी की 9.8, तो उसकी कंपेयर में ये वैल्यू देखो 1.4 इंटू 10⁻⁹19, 2.5 इंटू 10⁻22, मतलब कितना लार्ज फोर्स है, तो बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, उसकी कंपेयर में तो अगर तुमने दो अनलाइक चार्जेस लिए, एक प्लस और माइनस, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा ना वो वे बिगर है, तो वो दिखाई दे रहा है हमें, कहाँ वो 9.8 और कहाँ ये, कहाँ वो 10 और कहाँ ये 10⁻⁹19 10⁻⁻22, डन, गुड न्यूमेरिकल, समझ में आया। देखो क्या बोला है, एक बार फिर से क्विक रिकैप करते हैं। पहले बोल रहे हैं क्या कि एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, अब बोल रहे हैं कि भाई दोनों जो उनके बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बोले हाँ ठीक है, अच्छा अब अगर मैंने दो प्रोटॉन लिए या दो इलेक्ट्रॉन लिए, उन्होंने पहले क्या बोला है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ओके
फर्स्ट केस में फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन तो होगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सो Fe निकाला, Fg निकाला, दोनों में वैल्यू पुट की. दोनों में वैल्यू पुट करने के लिए हमें G चाहिए होगा, वो याद रख लेना 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो याद रख लेना 6.67 इंटू 10⁻⁻11. डन. तो वो G पता है. फिर K की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻⁹. फिर फॉर्मूला Fe का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. सो Q1 क्या है, Q1 है एक इलेक्ट्रॉन, Q2 क्या है, एक है प्रोटॉन. लेकिन दोनों का चार्ज तो सेम होगा ना, यहाँ तो चार्ज की बात चल रही है, मास की बात थोड़ी चल रही है, चार्ज की बात चल रही है. चार्ज दोनों पे होगा सेम. सेम कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो प्रोटॉन का भी उतना ही होता है. अच्छा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो प्लस ही लेंगे, अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रखो, डिवाइड बाय एफजी क्या है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. जी की वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11. वो भी अट्रैक्शन है तो वो फोर्स को भी हमने माइनस लिखा हुआ है. बोल लिखो, बुक में लिखा है तो लिखो, भले ही मैग्नीट्यूड है फर्क नहीं पड़ता. ये फालतू ये हमें पता चले इसलिए लिखा है ना, तो तुम लिखोगे तो इवेल्युएटर को पता चलेगा कि तुम्हें आता है. डन. ओके. सो लिखो, भले ही अभी वो मतलब इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन लिखो कि भाई एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, देयरफॉर नेगेटिव साइन. तो जी की वैल्यू लिखी m1, तो एक प्रोटॉन का मास याद रखना है. क्या है जुमी, याद है प्रोटॉन का मास 1.6 into 10⁻⁻27 kg. यस. और इलेक्ट्रॉन का चिराग 9.11 into 10⁻⁻11 kg. यस, करेक्ट. तो वो वैल्यू पुट कर दी. इसमें भी आर स्क्वायर है तो ऊपर वाला और नीचे वाला आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा. अब बोल रहे हैं दूसरा कि 2 प्रोटॉन ले लो, तो 2 प्रोटॉन ले ले तो Fe तो जैसा था वैसा ही आएगा, लेकिन Fg जो हम फाइंड कर रहे हैं उसमें Me और Mp है, उसकी जगह दोनों जगह क्या आ जाएगा, Mp आ जाएगा. तो Mp का स्क्वायर Me निकल जाएगा. फिर से आंसर आ गया. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन फाइंड करो. कब, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर. और वो कब, जब दोनों चार्ज हो तब, मतलब मास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात नहीं चल रही है. इलेक्ट्रिक कौन सा फोर्स गिनना है, एक्सेलरेशन तो गिनना है, लेकिन ड्यू टू विच, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात चल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात चल रही है, तब एक्सेलरेशन गिनना है. अगर सेम क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन, लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स की जगह ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया तो तुम्हें पहले F इज इक्वल टू जी एम ई एम पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, उसमें वैल्यू पुट करो. वो जो F आए दैट इज इक्वल टू ma. अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स है, पूछ कर सकते हैं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है ना, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, लेकिन वो बोल देंगे कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो पहले Fg ढूंढेंगे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ढूंढेंगे हम. ओके, तो वो तो अभी ढूंढा ना हमने, पता ही है. सिर्फ R नहीं था हमारे पास, लेकिन इसमें R गिवन है 10⁻⁻10 मीटर, वो रख देंगे तो F मिलेगा. उसको कंपेयर कर लो M इंटू A से, तो नीचे M ले जाओगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा. डन. तो अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स के रिस्पेक्ट में पूछा हो तो Fe लो, ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में पूछा हो तो Fg लो. हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स के रिस्पेक्ट में पूछा है तो हमने Fe लिया और पूरा कैलकुलेट किया. और हम भी दोनों, बुक में दोनों गिवन है तो हम भी दोनों फाइंड करेंगे. अगर एक्सेलरेशन ही बोला है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन लेंगे तो नीचे मास ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना हो तो नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. डन. पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट. और ये तो मैंने कैलसी से किया है, तुम्हें खुद करना है. अंडरस्टूड. ओके.